समझ, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, मैं भी दिल्ली में ही हूं और कल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दिल्ली में उन्होंने बड़ी बैठक की बिहार कैडर के आईएएस आईपीएस पदाधिकारियों के साथ जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है या दूसरे राज्यों की सेवा दे रहे हैं बिहार के आईएएस। उनसे वह बिहार के लिए कुछ मांगने आए थे। राजनेताओं को भी बुलाया गया था, रात में डिनर भी हुआ। अच्छी पहल है, ऐसी पहल से कुछ शुभ संकेत तो मिलते हैं। तो खैर, इसकी चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। देखिए, बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं। यदि 9 सीटें हैं और उम्मीदवार 9 ही आए, निशांत जो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है वह अलग उपचुनाव है, निशांत तो 6 साल के लिए जा रहे हैं। तो यदि 9 ही आए तब तो कोई जद्दोजहद नहीं है, लेकिन जद्दोजहद दिखाई पड़ रही है आरजेडी के भीतर। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि नामों पर मशविरा हो गया है। नीतीश कुमार से सहमति, ललन सिंह से सहमति मिल गई है। भाजपा का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, केंद्रीय चुनाव समिति करता है। लेकिन राजद के भीतर गहमागहमी। मीडिया की रिपोर्ट्स कहती है कि राबड़ी देवी ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के लिए वीटो लगा दिया है कि वे ही जाएंगे। अब यदि तेज प्रताप यादव जा रहे हैं तो सुनील सिंह का क्या होगा, फारूक शेख का क्या होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव के नाम पर राबड़ी देवी का वीटो, और कहा यह भी जा रहा है कि परिवार में सहमति बन गई थी, लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक नई शर्त रख दी है कि हम अपनी पार्टी से जेजेडी से विधान परिषद में पहुंचेंगे और इस पर तेजस्वी यादव तैयार नहीं बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव के बेटे की पार्टी हुई दिल्ली में, पूरा परिवार था। रोहिणी आचार्य मिसिंग थी, वह सिंगापुर में है। लालू यादव सिंगापुर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य को भी मनाया जाएगा। अब रोहिणी आचार्य मानती हैं तो किस रूप में मानती हैं, और यदि तेज प्रताप यादव जा रहे हैं तो देखिए कितने बेटे जाएंगे। तेज प्रताप यादव, निशांत कुमार, दीपक प्रकाश, लंबी लिस्ट होती जा रही है। अब परिवारवाद का आरोप तो बेमानी ही है। लेकिन इसके आगे देखिए, बिहार विधान परिषद के चुनाव से ज्यादा दिलचस्पी बढ़ने वाली है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके इस्तीफे की वजह से वहां उपचुनाव होना है। लेकिन जनसुराज जो विधानसभा चुनाव में पिट गया, प्रशांत किशोर, बांकीपुर विधानसभा तो ऐलान हो चुका है कि जनसुराज लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, रोज जनसुराज संवाद कर रहा है मोहल्लों में, टोलों में, तो ऐसा लगता है कि जो चर्चा है, प्रशांत किशोर स्वयं नहीं मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर स्वयं ही चुनाव लड़ेंगे। अब यदि प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव लड़ने को आ रहे हैं, भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा नितिन नवीन की जगह पर, यह देखने की बात होगी। और महागठबंधन क्या करता है, तो प्रशांत किशोर का यह दांव कितना बड़ा दांव होगा। क्या इसमें महागठबंधन की एका की परीक्षा होगी, या यह दिखेगा कि प्रशांत किशोर महागठबंधन के करीब जा रहे हैं, या फिर दूर रहेंगे तो फिर नतीजा मालूम है। लेकिन प्रशांत किशोर यदि चुनाव लड़ेंगे तो तनाव तो देंगे ही देंगे बीजेपी को। यह बड़ी बात है, क्योंकि अभी बीजेपी में उम्मीदवार तय नहीं। देखिए, उनके मंडल अध्यक्ष होते हैं, वह लगातार सक्रिय होते हैं। लेकिन हम इधर के दिनों में देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से हर मोहल्ले में, हर टोले में, हर वार्ड में, हर तरीके के लोगों के साथ जनसुराज की टीम संवाद कर रही है। कहीं कहीं स्वयं प्रशांत किशोर भी शामिल हो रहे हैं। तो आज पूरी चर्चा हम 3 बिंदुओं पर केंद्रित करेंगे अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले जो आपने सबसे पहली बात कही उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार
इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि बिहार का जो भी मुख्यमंत्री, हम लोग नीतीश कुमार के समय ये बात कहते थे कि आप निकलिए अपने यहाँ इस कंफर्ट जोन से, पटना से निकलिए, दिल्ली जाइए, मंत्रियों से मिलिए, अपने मंत्रियों को भेजिए कि वो जाकर के भारत सरकार की स्कीम्स का अध्ययन करें और उनके आधार जो उन स्कीम्स के तहत जो पैसे बिहार आ सकते हैं वो लाने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी पहल की है सम्राट चौधरी ने कि वो दिल्ली आकर के और वो मिले अधिकारियों से जो बिहार के अधिकारी हैं, बिहार कैडर के अधिकारी हैं, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं या दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनसे अब ये मुख्यमंत्री इतना ही कर सकता है, मुख्यमंत्री एक पहल कर सकता है। उसके बाद इस मुलाकात का कोई फलाफल निकले, बिहार के लिए कुछ भला हो, ये अब इसके बाद दूसरे जो अधिकारी हैं बिहार सरकार के उनके ऊपर निर्भर करेगा, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा। बिहार सरकार के मंत्री और केंद्र में जो बिहार के मंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री मांग रहे हैं तो गिरिराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान और जितने सारे मंत्री हैं उनका दायित्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि बिहार अब मांग रहा है। आप क्या देंगे बिहार की जनता यह देखेगी। देखिए, उन मंत्रियों के ऊपर अलग दोहरी जिम्मेदारी है, हम उन पर भी आएंगे अभी, लेकिन ये समझिए कि ये जो मुख्यमंत्री ने जो एक रेपो क्रिएट करने की कोशिश की है, एक सद्भाव बनाने की कोशिश की है, उन अधिकारियों को ये याद दिलाया गया है कि आप बिहार से आते हैं और हो सकता है कि आपके माता पिता भी बिहार में ही रह रहे हो, आपके दूसरे रिश्तेदार बिहार में रह रहे हो सकता है आपने भी प्लान किया और रिटायर होकर के आकर के रहने का, तो बिहार के लिए आप सोचिए, बिहार के लिए आप कुछ कीजिए। अब इसके बाद अगर बिहार सरकार के मंत्री दिल्ली दौड़ लगाते हैं, फाइल लेकर के आते हैं, अधिकारी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं ज्ञानेश्वर जी, जिनका पैसा बिहार जा सकता है, सहज रूप से जा सकता है। और उस तरह की कई स्कीम्स, हर मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ स्कीम्स हैं। और हम लोग बार बार जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, भारत सरकार कह रही है कि 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, और उसमें से 50%, लगभग 50% पैसा जो खर्च होना है वो सड़क और रेल और एयरपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्च होना है। ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है उसको बेहतर बनाने में खर्च होना है। तो बिहार को तो इसकी बड़ी जरूरत है, एयरपोर्ट की भी जरूरत हो बताई जा रही है, कनेक्टिविटी पर काम हो ही रहा है, रेलवे के काम हो रहे हैं, सड़क का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो पैसा आना है उसके लिए एफर्ट करना चाहिए बिहार के मंत्रियों को और अधिकारियों को। ये बात एक रास्ता दिखाया सम्राट चौधरी ने, आपको उस रास्ते पर हर व्यक्ति चले और जहां जरूरत हो वहां आप मुख्यमंत्री को कहिए कि आप आगे इस पर बात करिए। मुख्यमंत्री के बाद की जरूरत तो बाद में ही आएगी ना, शुरुआत तो आप करिए, इनिशिएट तो करिए चीजों को पहले। लेकिन देखना होगा ना कि बिहार के मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें कितने सक्षम हैं जो दिल्ली आकर अपनी बातें मजबूती से रख सकें या प्रेजेंट कर सके। देखिए, हम यदि नाम लें तो नीतीश मिश्रा आ सकते हैं, श्रेयसी सिंह आ सकती हैं, इंजीनियर शैलेंद्र आ सकते हैं, लेसी सिंह आ सकती हैं, अशोक चौधरी आ सकते हैं, लेकिन कई बड़े विभाग ऐसे लोगों के पास है जिनको स्वयं को सुधारना है कि वह प्रस्तुतिकरण के लायक रहें, और जो प्रस्तुत होता है मिलता है। अजीत जी, आज सम्राट चौधरी मांग रहे हैं तो ऐसी ही पहल बिहार के दूसरे मंत्रियों को भी करनी होगी कि फॉलो अप वो क्या करते हैं, अकेले क्या करेंगे सम्राट। हाँ, वही कह रहे हैं, तो जिन मंत्रियों का आपने नाम लिया वही तो शुरू करें। इन्हीं लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट्स हैं। आप इंजीनियर शैलेंद्र के पास रोड ट्रांसपोर्ट है, आप रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, आप उसकी पहल करें। नगर विकास है उनके पास, नीतीश मिश्रा के पास नगर विकास की तरफ से प्रयास करें। अभी तो सबसे ज्यादा फंड शहरी विकास में आ सकता है, और स्कीम अगर नहीं है मंत्रालय के पास तब भी आप ले आ सकते हैं। अलग किसी न किसी तरीके से आखिर चंद्रबाबू नायडू ले जा रहे हैं ना, और जो वो शहर बनवा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जो अमरावती जिस तरह को जिस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं, वो भी देखने के लिए भेज जाना चाहिए। बिहार में नीतीश मिश्रा को भी अपने अधिकारियों के साथ जाकर के एक बार अमरावती देख के आना चाहिए कि किस तरह की वो विधानसभा बना रहे हैं और क्या शानदार को बना रहे हैं। मतलब असेंबली जो वहां की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वहां के वीडियो जा रहे हैं, या पत्रकारों को दिल्ली से ले जाकर के उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से अमरावती डिस्कस मतलब डेवलप कर रहे हैं, वो देखिए जाकर के। शहर के अंदर कितने उपनगर बसाए जा रहे हैं और कैसी व्यवस्थाएं वहां हो रही हैं। तो बिहार में तो ये नगर विकास की, बिहार तो सबसे कम अर्बनाइज्ड स्टेट है, सबसे कम अर्बनाइजेशन बिहार में हुआ है, और अभी बहुत गुंजाइश है। और हर शहर जो बिहार में है ज्ञानेश्वर जी, वो उस प्राचीन काल से सभ्यताएं जो है ना, शहर नगर सभ्यता नदियों के किनारे विकसित होती थी। तो बिहार में भी ऐसा ही है, नदियों के किनारे ही सारे शहर, बड़े शहर बसे हुए हैं। कुछ एक आध अपवाद छोड़ दें तो भागलपुर से ले लीजिए, आप पटना ले लीजिए, आप बक्सर ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं, किसी न किसी नदी के आसपास है। आप और वहां कुछ ना कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन की जगह भी है।
इंडस्ट्री जी। की भी संभावना है वहां किसी न किसी तरह के। भागलपुर में भी अगर सिल्क की इंडस्ट्री है तो हमने नाम लिया श्रेयसी सिंह का हाँ, नाम लिया, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और देखिए, एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों ही बीजेपी के ऐसे नेताओं के पास है जिनका संबंध बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से बहुत अच्छे हैं, चाहे मिथिलेश मिश्रा हो या संजय सिंह टाइगर हो, जो एजुकेशन और हायर मिथिलेश एजुकेशन की तिवारी। बात करते हैं, वहां वह भी कर सकते हैं, आ सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा, शिक्षा के क्षेत्र में तो बड़ी पहल की है सम्राट चौधरी ने। तो जी। शिक्षा के लिए भी करिए, शिक्षा का बजट जाकर के देखिए, शिक्षा में क्या स्कीम्स आ सकती हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे हैं और वो हम्म। इंसेंटिव्स इतने इम्पोर्टेंट, इतने अच्छे हैं कि केरल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी, विजयन ने भी एक बार विजयन भी चले गए थे वो कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे ताकि भारत सरकार का जो फंड है वो हमको मिलना शुरू हो। बिल्कुल। हालांकि सीपीआई के लोगों ने विरोध किया तो वो रुक गए थे, लेकिन हम्म। शिक्षा में भी फंड है। भारत सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके तहत आप पैसा ले जा सकते हैं वहां। तो हम्म। शिक्षा में भी सुधार होगा और कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम होगा। तो हर शहर जो है देश में, हम जो नगर विकास की बात कर रहे थे, वहां कोई ना कोई बिजनेस की गुंजाइश है, कोई ना कोई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गुंजाइश है, वहां करना चाहिए है। ये जिन मंत्रियों के नाम लिए, यही 10 जी। लोग अगर चले, बाकी सब आदमी को छोड़ दीजिए, यही और काम हम्म। करना शुरू करें तो ये काम हो सकता है। दूसरे मंत्री भी, जो लोग, कई मंत्री ऐसे हैं, जैसे अभी हमको लग रहा है कि निशांत जा करके इसके लिए तैयार नहीं है कि मांगे, लेकिन उनके मिनिस्ट्री में कुमार रवि को अगर सेक्रेटरी बनाया गया तो वो निकले, वो जाकर के बात करें, उनके बैचमेट्स दिल्ली में बिल्कुल। होंगे और वो बिल्कुल। उन लोगों के साथ जो सद्भाव सीएम ने बनाया है उस सद्भाव का हम्म। फायदा उठाएं, हेल्थ के लिए मांगे जो क्या बजट आ सकता है बिहार में। तो हम्म। ये सम्राट चौधरी ने एक पहल की, एक रास्ता दिखाया है बिहार में। इस तरह की पहल पहले भी कई बार, एक आध बार हम देखें कि हो गई, उसके बाद सब भूल गए, उसके बाद कुछ जी। नहीं किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी पहल हो रही है, इसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी रहे और इसका फॉलोअप, इसका फॉलोअप करने का भी एक सिस्टम सीएम को अपने यहाँ सेक्रेटेरिएट में बनाना चाहिए है कि उन्होंने मुलाकात की जाकर के सचिवों से, अधिकारियों से दिल्ली में, तो उसको कितने लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद बिहार बिल्कुल। का कौन अधिकारी या कौन मंत्री उनके साथ अप्रोच किया करके, किसने उनको आउटरीच किया। ये जो हम्म। आजकल ये आउटरीच का काम है ना, ये बड़ा सबसे जरूरी चीज है कि आप आउटरीच करें अपनी तरफ से, जाए, पहुंचे हम्म। उनके पास और उनके सामने आपकी गंभीरता दिखे, आपकी सीरियसनेस दिखे। तो ये कितने लोगों ने किया, ये फॉलो अप का भी सिस्टम एक मुख्यमंत्री को बनाना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। पहल अच्छी बिल्कुल। है। हो सकता है कि बिहार के जो लोग हैं उनका सद्भाव भी हो, बिहार में वो लोग कुछ करना भी चाह रहे हो और ऐसी पहल नहीं हो रही हो तो मोटिवेशन नहीं हो उनके सामने, लेकिन बिल्कुल। पहल हुई, इसका फॉलो अप होगा तो निश्चित रूप से बिहार के लिए कुछ अच्छा होगा। और मांगने के लिए देखिए, विजय कुमार चौधरी को भी दिल्ली आना चाहिए। देखिए, वह जाना चाहिए, जेडीयू को बिल्कुल रिप्रेजेंट बिल्कुल। कर रहे हैं, उनके पास इतना बड़ा विभाग है और बिहार किस तरीके की समस्याओं से जूझता रहता है, तो विजय कुमार चौधरी को विशेष पहल करनी चाहिए। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पहचान है, नीतीश कुमार का भरोसा है। नीतीश कुमार ने कल उनसे कहा भी कि मंत्री क्या कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, उनका पूरा हिसाब किताब प्रत्येक शाम को दें। तो विजय कुमार चौधरी भी आए, दिल्ली उनका स्वागत करेगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल तो है ही और प्रेजेंट भी कर सकते हैं। हाँ, और उनके पास जो मिनिस्ट्री है वो तो सबसे, बिहार की सारी सबसे बड़ी समस्या उसी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल। करें, जो एक तरह से कृषि मंत्रालय, सिंचाई का जो विभाग है, जल संसाधन जो है, ये मिल करके आपस में अगर कोऑर्डिनेट करते हैं, यहाँ आकर के बात करें, विदेश मंत्रालय में भी बात करें, नेपाल से बात हो कि भाई बाढ़ हम लोग के यहाँ आती है, उसकी वो तो सबसे बड़ी समस्या है बिहार की। अगर जी। बाढ़ आना बंद हो जाए तो बड़ी, कितना हेक्टेयर जो सिंचित भूमि है हम लोग का, जहां फसल होती है, वो बचे, लोगों का हर साल उजड़ना कम हो जाए, ये तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं हम लोगों के यहाँ। और उसके प्रोजेक्ट्स क्या ले जा सकते हैं, देखिए उनके पास सबसे बड़ा मौका है। ज्ञानेश्वर जी बहुत लंबे समय से हैं, हालांकि अभी तक तो जो करना चाहिए था वो हुआ नहीं है, लेकिन जो नहरें बनी है, बड़ी नहर, जो छोटी नहरें बनी है, उनमें सब में गाद जमे हुए हैं, सब में पेड़ उगे हुए हैं, उन सब की आप बिल्कुल। खाली सफाई करवा दीजिए, उसका तल थोड़ा गहरा हो जाए, नदियों का तल थोड़ा गहरा हो जाए, थोड़ी सफाई हो जाए। एक बार फरक्का बराज को लेकर के बात उठी थी, नीतीश कुमार ने कह दिया था कि बहुत खर्चा है, इतना खर्चा कहाँ से होगा, कहाँ से नदियों की सफाई होगी कि पानी हम जब बचा सकेंगे। नदियों की सफाई अगर नहीं होगी, पानी नहीं टिकेगा नदी में और तालाबों में और पोखर जो हम लोगों के यहाँ है, तो फिर जो ग्राउंड वाटर टेबल जो है आज, जो हम लोग सबसे बड़ा एसेट बताते हैं कि बिहार में पानी है, वो खत्म हो जाएगा। सर जी, हमारे बिल्कुल। यहाँ मोतिहारी में अब 200 फीट पर उससे नीचे जाकर के पानी मिल रहा है, जी। 200 फीट या उससे भी नीचे जाकर के पानी मिल रहा है, और पानी कम हो गया नीचे, ग्राउंड वाटर टेबल लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि नदियां सूख रही हैं। लोग नदियों को जो है उनकी सफाई नहीं हो रही, और इसका नतीजा ये होता है, जब बारिश होती है या बाढ़ आता है तो पानी उसमें नहीं रुक के फैल जाता है चारों तरफ, तो वो धरती बिल्कुल। में नीचे जाए उसके पहले सूख के खत्म हो जाता है वो। तो ये समस्या है, और उनके पास
पास एक मिनिस्ट्री है और अब तो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कोऑपरेट करने को तैयार है, तो बड़ा बड़ा सोचे कुछ 2 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए नीतीश कुमार ने कहा था बहुत खर्चा है, पैसा कहां से आएगा, तो आप बनाइए तो सही, एक बड़ा प्रोजेक्ट बना करके भारत सरकार को दीजिए तो सही कि ये प्रोजेक्ट है, इसको करना है, क्या होता है उसको तब देखा जाएगा बाद में, शुरुआत तो करिए। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई सम्राट चौधरी की। चलिए अब राजद की ओर। तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी का बिट्टो है, लेकिन शर्त लगा दिया है तेज प्रताप ने कि हम जाएंगे तो जेजेडी से आएंगे। तो यह परिवार का महाभारत कभी खत्म नहीं होता है। अब यह महाभारत चलता रहा तो सुनील शेख और फारूक शेख तो लटकेंगे ही लटकेंगे। उधर रोहिणी आचार्य को मनाने अपना चेकअप भी कराएंगे लालू यादव, लेकिन सिंगापुर में बातचीत होगी, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के बेटे की पार्टी में नहीं आई तो नहीं आई। हाँ, बाकी सब लोग जुटे थे यहीं दिल्ली में, गाजियाबाद, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वो जन्मदिन की पार्टी हुई, पहले जन्मदिन की पार्टी थी, और जैसा हम लोग बात कर रहे थे यहाँ कोई इस तरह का वो अपोजिशन की कोई मीटिंग करने का मंच नहीं था। वो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, वो अपोजिशन के मीटिंग का मंच नहीं था, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपने परिवार के लोगों का और अपनी पार्टी के लोगों का उनका एक कार्यक्रम था। वो लगभग ठीक ही रहा, ज्यादातर लोग आ गए थे, उनके 2-4 ही विधायक, 2-3 ही हमको लगता है विधायक नहीं आए थे, जिसमें एक तो फैसल रहमान थे जो नहीं आए, एक बोगो सिंह थे नहीं आए, एक आध लोग और हो सकता है कि नहीं, तो बाकी सब लोग पहुंचे हुए थे, उनके सारे नेता पहुंचे। बोगो सिंह ने निशांत कुमार से जाकर जेडीयू ऑफिस में मुलाकात कर ली, ध्यान तो रखना ही होगा। जी, वो वही नहीं आए थे, तो बाकी सब लोग लगभग सब लोग पहुंचे हुए थे, तो वो उस लिहाज से वो पार्टी उनकी ठीक रही। अपना परिवार का एक बड़ा फंक्शन किया उन्होंने। बहन के यहाँ एक बहन का जो यूपी में जिनकी शादी हुई है, उन्हीं का वो फार्म हाउस है जहाँ ये कार्यक्रम आयोजन हुआ, तो बाकी सारी बहनें भी थी। एक रोहिणी अलग थलग हैं, उनकी नाराजगी भी सबको पता है, और वो नाराजगी किन लोगों के कारण है वो भी पता है, हालांकि वो सब लोग काफी एक्टिव थे वहां। तो अब उनके बीच में बैलेंस बिठाना है कि मतलब जो तेजस्वी की टीम है, जिस टीम ने कोई मतलब सेंस ऑफ रिमोर्स नहीं है, चुनाव हार गए, उस टीम की उसमें बड़ी भूमिका रही हरा देने में, लेकिन उस टीम में कोई अफसोस की भावना, कोई आत्ममंथन की भावना वो नहीं दिखी। वो सब मान के बैठे हुए हैं कि इस बार नहीं जीते तो फिर कभी जीत ही जाएंगे, उस टाइप का मामला है, कुछ ठीक करना चाहिए नहीं है, तो वो लोग भी रहेंगे। और रोहिणी आचार्य को भी मनाना है, तो इसके बीच में कैसे बैलेंस बनाते हैं, ये लालू यादव के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज होगी, बड़ी कवायद होगी, वो करने की कोशिश करेंगे। परिवार एकजुट हो जाए तो बहुत सारी चीजें उनकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अब असली समस्या तेज प्रताप यादव को लेकर के, तेज प्रताप यादव को भी मतलब ऐसा आसान तो नहीं है ज्ञानेश्वर जी, अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि बहुत आसान है एमएलसी की सीट बीजेपी के लिए। जिस तरह का डिवीजन दिख रहा है हमको, अब हमने उस दिन भी कहा था कि नीतीश कुमार अब नहीं है, नीतीश कुमार रहते तो चुनाव नहीं होते। बिल्कुल। और जब हमने एक बात कही तो आरजेडी के ही एक एमएलए ने जो दिल्ली आए थे उनके उसमें शामिल होने, जन्मदिन की पार्टी में, उन्होंने याद दिलाया जब आरजेडी के पास 22 विधायक थे, और जब 21 ही रह गए थे विधायक और एमएलसी का चुनाव आया था, और तब भी चुनाव नहीं हुआ था, तब भी नीतीश कुमार ने चुनाव नहीं होने दिया था। नीतीश कुमार ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं दिया था। तो लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब वो जो लोग कहते हैं कि नौ देवी है नौ कड़ा है वाली बात है बिहार में, अब नीतीश कुमार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग कह चुके हैं कि उसको बटन मिल जाए तो कोर्ट की तलाश में निकल जाती है, तो उसको पता चल जाए कि 4-5 एमएलए भी इधर उधर हो रहे हैं, या मतलब कांग्रेस आरजेडी मिला करके, तो वो कुछ ना कुछ खेल करना चाहेगी। इसलिए बड़ा सोच समझ के कैंडिडेट तय करना होगा, और कैंडिडेट तय करने के पहले ज्ञानेश्वर जी सहमति बनानी होगी सहयोगी पार्टियों के दम से, क्योंकि ये तय मान के चलिए कि खाली आरजेडी से नहीं होगा, कांग्रेस से बात करनी होगी, लेफ्ट से बात करनी होगी, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी बात करनी होगी। नंबर्स पूरे करने के लिए आपके पास जितने नंबर्स हैं, जितने जरूरत है, उसे 5-7 ज्यादा लेके आपको चलना होगा। तो एक तो पहले ये सहमति बनानी होगी। दूसरी बात ये है कि अब तेज प्रताप यादव का जो तरीका है राजनीति करने का, और जो मैवरिक किस्म का उनका हिसाब किताब है, अभी जाकर के वो उत्तर प्रदेश में कह के आए हैं अखिलेश यादव के लिए कोई चांस नहीं है, योगी आदित्यनाथ फिर आ रहे हैं 2027 में। तो बिल्कुल, अभी देखिए पटना में उन्होंने कहा है, तेजस्वी और सम्राट चौधरी की तुलना में का सवाल था, तो उन्होंने कहा सम्राट चौधरी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो सम्राट चौधरी के लिए कही दिया, यूपी गए थे तो कह दिया कि अखिलेश के लिए कोई चांस नहीं है, भाजपा फिर से आएगी, योगी फिर से आएंगे। और अभी आप याद करिए थोड़े दिन पहले उनको कितना, जब संकट में वो थे तो वो वीडियो कॉल करके बात करते थे अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव उनको सांत्वना थे, अखिलेश यादव उनको मोरल सपोर्ट करते थे। लेकिन जो व्यक्ति मोरल सपोर्ट करता रहा, जो आपकी मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहा,
आप गए और अननेसेसरी, मतलब कोई जरूरत नहीं था, आप नहीं बयान देते तो वहां कोई आपको पुलिस पकड़ के जेल नहीं ले जा रही थी, मतलब बयान देने की मजबूरी नहीं थी कोई ना। डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल। अभी बयान आप नहीं दीजिएगा बीजेपी के फेवर में तो आपको बीमारी हो जाएगी, लेकिन आपको बीमारी है बोलने की, तो आपने जा करके वहां एक बात कह दी कि भाई अब योगी आएंगे फिर से, अखिलेश नहीं आएंगे। अब ये कह के जैसे तेज प्रताप की उम्मीदवारी तय होगी, ज्ञानेश्वर जी आप तय मानिए कि न फैसल रहमान वोट करेंगे, न कांग्रेस के दोनों मुसलमान वोट करेंगे, न ओवैसी का वोट मिलेगा। तो जी, तेज निश्चित तौर प्रताप पे, को आप बिल्कुल। कैंडिडेट बनाते हैं तो मुस्लिम उम्मीदवारों को तो आप छांट दीजिए, मुस्लिम विधायकों का वोट तो नहीं मिलेगा। जी। अगर आप कहेंगे, हो सकता है आपके सामने तैयार हो जाए, जाके वोट नहीं करें, आप क्या करिएगा? तो एक इसमें एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी अगर आप तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाते हैं तो। अब दूसरा उनका क्राइटेरिया है भाई, एक तो क्या है, हमारे यहाँ एक वो कहावत है, अब पता नहीं जाति वाली कहावत है, जाति के लोग बुरा भी मान जाते हैं आजकल, लेकिन कहावत है कि बनिया उधार नहीं दे रहा है और आप कहते हैं कि कम मत तोलना। बिल्कुल, हाँ तो जी। यहाँ आपको टिकट मिल रहा है, यही बड़ी बात है कि आरजेडी आपको उम्मीदवार बनाए, उसके पहले आप कह रहे हैं कि हम अपने जेजेडी से जाएंगे। जी। भाई आपको उधार देने को तैयार हो तब तो आप तौल पर ध्यान दीजिएगा। तो और यहाँ तो आपको राबड़ी बनाए तो राबड़ी देवी का पुत्र प्रेम है ना कि आपको मिलने की बात हो रही है और कोई बिल्कुल चर्चा भी वही हो रही है। और वही देखिए, कह रहे तेज प्रताप यादव इतने के बाद भी यदि विनोद जायसवाल एमएलसी के नाम आवंटित बंगले में रह रहे हैं, तो यह हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी की कृपा ही मानी जानी चाहिए। देखिए, विनोद जायसवाल ने तेज प्रताप यादव को नहीं दिया होगा, लालू बिल्कुल यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी ने कहा होगा, तभी उस बंगले में वो रह रहे हैं। ठीक बात है, तो वही समझिए कि कृपा है, ये परिवार में जी। आपके प्रति अभी भी सद्भाव है, आपकी माताजी का, आपके पिताजी का भी कहीं ना कहीं सद्भाव है, जिसकी वजह हम्म। से आपकी राजनीति चल रही है। और हम्म। उसमें आपको अगर ये कहा जा रहा है कि आप विधान परिषद में चले जाइए, तो चुपचाप चले जाना चाहिए। अगर ये संभावना आपके लिए बन रही है तो आरजेडी अपने टिकट पर लड़ाए, कांग्रेस के टिकट पर लड़ाए, ओवैसी के टिकट पर लड़ाए, किसी तरह से अपोजिशन का उम्मीदवार बन के आप चले जाइए, एमएलसी हो जाइएगा। 6 साल के लिए आपकी राजनीति जिंदा रहेगी। इस 6 साल के बीच ही लोकसभा का भी चुनाव है और विधानसभा और का भी विधानसभा चुनाव का है। चुनाव भी है। हाँ, जी। तो आप उसके बीच में आप पद पर रहते हुए आप उस चुनाव के लिए कुछ तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो ये जो जिद है, अभी आपका नाम तय नहीं हो रहा है और आप जिद कर रहे हैं कि जेजेडी से जाएंगे, तो इस तरह के काम, ये भी एक तरह का इंटाइटलमेंट है ऐसे लोगों का। नेता के, बड़े नेता के बेटे हैं तो ये भी इंटाइटलमेंट समझते हैं कि हम जो कहेंगे वैसा होना चाहिए। भाई ये आपके बिल्कुल। पिताजी का और माताजी के घर का ये नहीं है, ये जो रसोई नहीं है कि आज हम इतना खाएंगे तो दूसरा खाना बनेगा, वैसा नहीं होता है। ये नहीं होना चाहिए आपको। और दूसरा, इसका ट्रिकी सिचुएशन जो हमने कहा, जैसे ही आप जेजेडी से कैंडिडेट बना देंगे उनको, वैसे ही किसी भी जो अपोजिशन की पार्टी है उसके कैंडिडेट का आपको वोट देने की कोई बाध्यता, मजबूरी नहीं रह जाएगी। आपकी पार्टी कोई इंडिया ब्लॉक की पार्टी नहीं है, महागठबंधन की पार्टी नहीं है कि बिल्कुल। महागठबंधन के दलों की मजबूरी होगी कि आपको वोट दिया जाए। तो ये इस बात को भी समझना चाहिए, आरजेडी से आप कैंडिडेट अगर होते हैं तो महागठबंधन के दलों की एक मजबूरी भी होगी फिर। तो ये जो इनका, अगर तेज आप प्रताप आरजेडी के यादव। कैंडिडेट हो जाएंगे, अगर आप आरजेडी के कैंडिडेट हो जाएंगे तो फिर तेजस्वी यादव के लिए एक सुविधाजनक स्थिति रहेगी कि वो लेफ्ट के लोगों से भी बात करें, राहुल गांधी से बात करें, ओवैसी से बात करें, जिससे बात करने की जरूरत होगी, या अपनी पार्टी के लोगों को भी कन्विंस करें कि भाई कोई बात नहीं, पहले की बात चली गई, अब इनको हम लोग को भेजना चाहिए है, एमएलसी बनाना चाहिए है, ये बात होगी। अगर आप जेजेडी से होंगे तो ये इनके भी हाथ बंधे रहेंगे और दूसरा आदमी भी मानने को बाध्य नहीं होगा। तो इस बात का भी बिल्कुल। ख्याल रखना चाहिए। आपने अपने कारणों से, अपने बयानों से जो समस्या खड़ी की है, वो समस्या को और मत बढ़ाइए। उसको अभी बहुत जवाब देना पड़ जाएगा। अभी तेजस्वी यादव को जैसे साथ ले लेंगे, अभी तो पारिवारिक समारोहों में शामिल हो रहे हैं तो लोग कुछ सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि चलिए परिवार का मामला है, जाते हैं भतीजा को खिलाते हैं, भतीजी को खिलाते हैं, या जन्मदिन की पार्टी में गए तो लोग नहीं पूछते हैं। जब राजनीति होगी, जब आपको बिल्कुल। राजनीतिक पद दिया जाएगा तो लोग पूछेंगे ना कि भाई फिर निकालने का क्या मतलब होगा, पार्टी से निकालने का और परिवार से निकालने का, तब सवालों के जवाब देने होंगे। उसके लिए तेजस्वी अगर तैयार हो रहे हैं राबड़ी देवी के दबाव में ही, तो इसका सम्मान करना चाहिए तेज प्रताप को। बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, ज्ञानेश्वर जी एमएलसी बनने के लिए लाइन लगा करके खड़े हैं और नहीं बन पाएंगे। बीजेपी से, जेडीयू से भी अनेक नेता नहीं बन पाएंगे, बड़ी वर्षों की तपस्या है, दशकों की तपस्या, नहीं बन पाएंगे। आपको बिल्कुल। मिल रही है क्योंकि आप लालू यादव, राबड़ी देवी के बेटे हैं, इसके लिए आपको एक देने की बात हो रही है, तो इसका सम्मान करिए और उसको पार्ट अपना आरजेडी की, आप विलय करना चाहे विलय कर लीजिए, नहीं करना है तो अपनी पार्टी का अस्तित्व रहने दीजिए, किसी और को वहां पार्टी का अध्यक्ष वगैरह बना करके उस पार्टी को चलने दीजिए, आप आरजेडी से एमएलसी चले जाइए अगर ऐसा हो रहा है तो। क्योंकि अगर वो इस पर अड़ेंगे कि हम जेजेडी से जाएंगे तो मामला बिगड़ सकता है ज्ञानेश्वर जी, फिर उनको जिताने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा मुश्किल होगी, जो ऐसे भी मुश्किल हो रही है। आरजेडी की मुश्किलें अपने कारण से है और तेज प्रताप के बयानों के कारण उनकी अपनी मुश्किलें अलग है।
तो देखिए मामला बिगड़ सकता है यदि तेज प्रताप यादव जीत पर अड़े रहे। अब चलिए सबसे दिलचस्प बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव। अधिसूचना जारी हुई नहीं है, तारीख तय हुई नहीं है, लेकिन हलचल बढ़ गई है क्योंकि प्रशांत किशोर की जो तैयारी है, जनसुराज की जो तैयारी है, लगातार बैठकें चल रही हैं, बूथ कमेटियां बन रही है, संवाद हो रहे हैं, विभिन्न समूहों से बातचीत हो रही है और प्रशांत किशोर ने कहा नहीं है, लेकिन अब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में यह बात फैल गई है कि प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं। भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा? महागठबंधन के भीतर क्या कोई बात हुई है? क्योंकि यदि त्रिकोणीय लड़ाई होगी तब तो कुछ होना नहीं है। हाँ, आमने सामने की लड़ाई हो गई, प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी, तो बीजेपी के लिए तनाव की स्थिति जरूर होगी। बांकीपुर गढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने कई उपचुनाव ऐसे देखे हैं जहां जिस चुनाव से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, जनता। तो हम लोगों ने कई ऐसे उपचुनाव देखे हैं जिस उपचुनाव से सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है, वहां जनता प्रयोग कर लेती है। कई बार तो हम देखिए, अब इसमें दो तीन बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है बिहार की राजनीति के लिहाज से भी। आपने ये ठीक कहा कि कई उपचुनाव ऐसे होते हैं जो जहां जनता प्रयोग करने लगती है। जैसे वैशाली का उपचुनाव था 94 का, हम लोगों ने देखा जब लल्ली आनंद जीती थी और वहां बड़ी लड़ाई थी। आज लालू यादव अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, तब की बात है। और इस मामले में हम लोग सबसे पहले जो है, ये 1963 में हमको ध्यान आ रहा है, याद आ रहा है जहां तक कि राम मनोहर लोहिया भी बाई इलेक्शन में जीत करके ही एमपी हुए थे फर्रुखाबाद से। लेकिन सबसे जो आइकॉनिक बाई इलेक्शन हुआ था वो जबलपुर का था 1974 का, जिसमें शरद यादव जीते थे करके, जबलपुर से जीते थे। और वहीं से कांग्रेस के हारने का सिलसिला, उसकी जमीन बन गई थी कि कांग्रेस हारेगी और 77 में पहली बार कांग्रेस हार करके बाहर हुई थी। ऐसे कई बाई इलेक्शन है हम लोग, जिससे तस्वीर बदली है बाई इलेक्शन से, मतलब आगे की तस्वीर साफ हुई है। भले भले उस समय सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा हो। बाकी उसी तरह का एक चुनाव हो सकता है। एक तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो इस नाते भी उसका बहुत महत्व है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी जीते, किसी हाल में जीते, ये वो उस तरह का चुनाव है। दूसरी बात ये है ज्ञानेश्वर जी कि प्रशांत किशोर के यहाँ से ही ये चर्चा निकली होगी कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे। अपने मन से कोई गेस नहीं करता है, वो कोई ना कोई प्लान किया होगा उनके यहाँ से, उनकी मीडिया टीम से हो, कोई सोशल मीडिया टीम का व्यक्ति हो या कोई नेता हो, ये चर्चा चली होगी और किसी ने ये बात मीडिया में लीक की होगी। आप याद करिए, इसी तरह की बात राघोपुर के चुनाव को लेकर के निकली थी कि राघोपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। गए भी थे प्रशांत किशोर वहां, लेकिन अचानक जब चुनाव का टाइम आया तो उन्होंने एक बहुत कमजोर कैंडिडेट दिया, उसके नॉमिनेशन तक में नहीं गए। उसके बाद उसकी लड़ाई में उन्होंने कोई दम नहीं लगाया और उसी दिन ये माना गया कि आपका इलेक्शन डिरेल हो गया। नहीं तो वो 5-10 सीटों पर अच्छी लड़ाई में प्रशांत किशोर की पार्टी रह सकती थी। अगर वो खुद से वहां लड़ते तो एक मैसेज हो सकता था कि आप यहाँ से लड़ रहे, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लड़ रहे। वो नहीं लड़े और उससे माहौल बिगड़ा। उसी तरह से अगर फिर यहाँ माहौल आपने बना दिया, या तो आप अभी आकर के क्लियर कर दीजिए अधिसूचना के पहले ही कि हमको नहीं लड़ना है, ये पता नहीं कहां से अफवाह फैली है। आप इसको अगर नहीं लड़ना है तो अधिसूचना जारी होने के पहले इसमें स्पष्टता ले आ दीजिए कि हम नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ना है तो फिर उसकी तैयारी करिए खुल करके और आप कहिए कि आप लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा होने के बाद अगर आप उस समय तक आपकी चर्चा चलती रही और तब आप नहीं लड़े तो फिर आपके कैंडिडेट की जमानत ही जब्त होगी, वहां दूसरा कुछ नहीं होगा। आपको लड़ना है, आप लड़िए, हिम्मत करिए। लड़ना, जीतना, हारना कोई बड़ी चीज नहीं होती है ज्ञानेश्वर जी। नेता लड़ता है, हारता है, जीतता है, हम लोग अनेक नेता देखे। तो नीतीश कुमार को देखा है कि कितनी बार चुनाव हार करके, तब 2 बार चुनाव हारने के बाद पहली बार वो विधायक बने थे और 77 की लहर में चुनाव हार गए थे। तो ये हार जीत का मामला नहीं, इनको देखना चाहिए। लड़ना है तो लड़िए, आपके नैरेटिव में काम आएगा। आखिर राम मनोहर लोहिया जाकर के फूलपुर लड़ते थे नेहरू के खिलाफ, हार जाते थे तो हार जाते थे, हार करके भी एक नैरेटिव बनाते थे देश भर में अपना जो आइडियोलॉजी। आप वहां कहेंगे तो ज्यादा सुनी जाएगी बात आपकी, बिहार भर में पहुंचेगी, बिहार के बाहर भी आपकी बात पहुंचेगी अगर वहां चुनाव लड़ते हुए आप कहेंगे। नहीं लड़ना है तो अभी क्लियर कर दीजिए कि हमको नहीं लड़ना है, इससे नैरेटिव बिगड़ता है। क्या एक और बात जो आज भी हमारी चर्चा हो रही थी, 3 लोग हम लोग बैठे हुए थे, कहीं पहले भी इस बात की चर्चा होती थी, और इनकी इंटीग्रिटी पर सबसे बड़ा सवाल प्रशांत किशोर पर उठता है कि आप सब करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते भी हैं, क्या आपका सचमुच का इंटेंशन है बीजेपी के विरोध का? आप बीजेपी के विरोधी हैं सचमुच में? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जनता के दिमाग में ये बात हमेशा घूमती रहती है। और ये फिर एक अच्छे जानकारी, 2024 का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था और ये 400 सीट बीजेपी कह रही थी कि हमको 400 सीटें आएंगी, कई एग्जिट पोल्स कहने लगे, ओपिनियन पोल की 400 सीटें आएंगी, तो प्रशांत किशोर ने इस नैरेटिव का समर्थन किया था। प्रशांत किशोर ने आगे आकर के एक के बाद एक तमाम चैनल्स को इंटरव्यू देकर के उन्होंने कहा था कि बीजेपी 400 न भी जीते तो 300 से ऊपर 330, 325 सीट जीत सकती है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इससे ये, अगर उस समय हालात क्या रही कि 240 सीट जीती बीजेपी,
तो इसका मतलब कि माहौल बीजेपी के खिलाफ था, खराब था बीजेपी के लिए माहौल उस समय। और प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यूज, तो कई लोग ये मानते हैं जो सेफोलॉजिस्ट हैं कि जानबूझ करके उन्होंने कहा और उनके कहने मात्र से 3 से 4%, 5% वोट का फायदा बीजेपी को हुआ। अगर वो नहीं कहते इस बात को कि 300 सीटें आ जाएंगी या 400 का नैरेटिव ठीक है बीजेपी का, तो हो सकता है कि बीजेपी की सीटें 240 से और कम होती। एग्जिट पोल के बाद कहा था कि पहले ही कहा था? एग्जिट पोल के पहले ही बाद कहा कहा था था उन्होंने, कि पहले ही अच्छा कहा पहले था, ही कहा? पहले ही कहा जी था। और एग्जिट पोल के बाद 400 वाले को उनके नैरेटिव को सपोर्ट किया था। जब बिल्कुल। बीजेपी ने एग्जिट पोल के बाद भी उन्होंने इस नैरेटिव को, जो प्रदीप गुप्ता का एक्सिस माई इंडिया है जो कह रहा था 400 सीट तक की बात, तो उन्होंने उसको खारिज नहीं किया था। वो कहने लगे थे कि बहुत बड़ी सीटें आएंगी, पहले भी कह रहे थे। बाद में जी तो 400 वाली सीट का नैरेटिव को सपोर्ट किया ही। तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अगर उनके कहने से, जो फेंस सीटर थे, जो तय नहीं कर पा रहे थे कि बीजेपी के साथ जाएं या न जाएं, जो ये देख रहे थे कि बीजेपी हार जाएगी, वैसे लोग भी, तो उन्होंने एक तरह से चेंज किया था इलेक्शन को। तो ये जी अब इनके इंटेंशन पर सवाल उठता है ऐसी बातों से कि आप क्या सचमुच बीजेपी के विरोधी हैं या सचमुच बिल्कुल। विरोधी नहीं है। आप कह रहे हैं वो आपकी पोस्चरिंग है। तो ऐसी ऐसी अगर आपके इंटेंशन पर सवाल उठेगा, आपकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठेगा, तो फिर आपको उसका अल्टरनेट बनना या अच्छा कुछ कर पाना वहां आपके लिए मुश्किल होगा। ये आपको दिखाना है, अगर उस नैरेटिव से भी निकलना है तो आप लड़िए। बांकीपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है बीजेपी के, और लड़ के ये दिखाइए कि आप बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। वहां भी इस तरह से मत लड़िए कि आपके लड़ने से बीजेपी को फायदा हो जाए। इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नैरेटिव नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं या आरजेडी को फॉर दैट मैटर फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर अपोजिशन की राजनीति आपको करनी है तो क्या अपोजिशन के नेताओं के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं, उन तक जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि भाई साझा कैंडिडेट देते हैं, हमको नहीं करो, कोई और ही चुनो, साझा कैंडिडेट चुन करके लड़ते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, उसको हम लोग हराते हैं। उनको इतना बड़ा दिल दिखा सकता है प्रशांत किशोर। ये सब अधिसूचना जारी होने के पहले इन सब पर नजर रखनी होगी ज्ञानेश्वर जी की क्या, किस तरह से वो मूव करते हैं, किस तरह से वो अगला कदम उठाते हैं। तब उनके इंटेंशन पर भी जो सवाल उठ रहे हैं उसका भी जवाब मिलेगा, और उनकी गंभीरता भी जाहिर होगी कि वो बीजेपी को किस हद तक डैमेज करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। चलिए, तो तब उनके इंटेंशन के बारे में पता चलेगा कि वो चाहते क्या हैं, बांकीपुर लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, अधिसूचना के पहले बताएं। तेज प्रताप यादव को अपनी जिद छोड़नी होगी, और सम्राट की पहल के बाद कुछ इसके संकेत मिलने लगे हैं। यदि बिहार के मंत्रियों ने फॉलो अप कर लिया तो बिहार को दिल्ली से कुछ विशेष मिल सकता है। तो बिहार की बातें करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।